Hi guys, welcome again to 12 Minutes to CLAT. Today we have a very special guest between us. He's Harshit Sharma. He's an alumnus of National Law University, Jodhpur. He graduated in 2019 from NLU, Jodhpur. After that, he appeared for CLAT PG 2019, where he received an All India rank of 15. And he appeared again in 2020 in CLAT PG, wherein he received an All India rank of 23. Between that, he also cleared the UGC NET exam, which is the eligibility exam for becoming an assistant professor in a university. After that comes his biggest yet accolade, which is he also cleared the Rajasthan State Judiciary exam, and soon is going to become a judge in the state of Rajasthan. So Harshit, many congratulations to you on all these achievements in less than, I would say, 1.5 years. And honestly, when I was actually looking through these achievements that you had, मुझे 5-7 मिनट लगे just to remember all these things कि क्या क्या आपने कर लिया है पिछले 1.5 साल में. We will for everybody's convenience, what we are doing is we are dividing these sessions into two parts. फर्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस कि जो जनरली हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो बाकी लोगों को भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, wherein the entire process and the pressure, the stress, the kind of stress that you dealt with. And the second part of this session, the second video, we will discuss the content wherein what different did you do and what all did you do to prepare for CLAT PG as well as for judiciary, right? So Harshit, again, many congratulations and welcome here. My first question to you and for all the viewers here is that we see, particularly we are from NLU Jodhpur and I've seen you there in for 4 years at least. We are from a college जहाँ पर एक कॉर्पोरेट जॉब को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिली देन यू आर नॉट ऑफ मच यूज, बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर टाइम देयर. उस पार्ट से डील करना वेर इन ऑल योर फ्रेंड्स गेट प्लेस्ड इन 4th ईयर, आपके जो सारे बैचमेट्स है वो 4th ईयर में मतलब प्लेस हो चुके हैं, दे हैव टॉप जॉब, 5th ईयर में सब मजे कर रहे हैं सिर्फ, एंड यू ओनली हैड बुक्स इन योर हैंड. ठीक है, उस टाइम पे आई रिमेंबर यू मूविंग अराउंड विद बुक्स हियर एंड देयर, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना होता था उस टाइम पे, because that was the peak time while you were preparing. How did you deal with that situation? And please take us through as to how did you deal with that stress where everybody around you is kind of successful and you're not sure कि आगे क्या होने वाला है. सर बेसिकली केशव देखो, शुरुआत से ही मेरा ये था इस तरफ कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइन की तरफ ही जाना है, इधर पीएसयू और जुडिशरी. तो बेसिकली मेरी एफर्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही थे कि जस्ट नॉट लाइक अदर पीपल की जो शुरुआत से बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप्स कर रहे थे, अच्छे ग्रेड्स स्कोर कर रहे थे सो दैट दे कैन गेट गुड इंटर्नशिप थ्रू आरआईसीसी की अच्छी फर्म्स में इंटर्नशिप करी, फिर वहाँ से आपको कॉल बैक आया, फिर वहाँ पे वापस इंटर्नशिप करी तो आपका एक फिर वो पीपीओ का चांस बनता है, या फिर डे 0, डे 1, डे 2 जो भी. तो डेट वाज देयर इनिशियल मूवमेंट की जहाँ पे वो लोग एफर्ट डाल रहे थे और मैं शायद उतना एफर्ट नहीं डाल रहा था. आई वाज लाइक बिजी विद माय रेगुलर शेड्यूल, मैं अपना फिटनेस कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ एंड अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस, और जो भी रात का अपना टाइम होता था आफ्टर ऑल दिस फिटनेस रिलेटेड थिंग 3-4 घंटे, तो मैं जो भी दिन में अपना क्लासेस में कवर होता था, आई ट्राई टू रीड दैट पोर्शन फ्रॉम गुड बुक्स सो दैट आई कैन हैव अ गुड बेस कि जो आगे मेरे को फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद कर सके. तो देन जब ये 4th ईयर के स्टार्टिंग से जैसा हम देखते हैं कि पीपीओ वगैरह लगना चालू होता है, तो ऑन ए पर्सनल लेवल में बहुत ही खुश था मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इससे लगता है कि जो आपने हार्डवर्क किया वो पे ऑफ कर रहा है, कि उनके कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका पे ऑफ किया, कि जो खास खास लोग हैं मेरे जो भी आसपास जो फ्लोर पे थे, जो खास दोस्त पे प्लेस हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था. पर इट इज नॉट लाइक कि जेलसी फीलिंग वगैरह, पर वो प्रेशर आप पे बिल्ड होता है कि नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ आल्सो. तो बेसिकली एनएलयू से फर्म्स में प्लेस होना कि आपको पता है कि देयर इज अ सेट रूट, तो आपको वो प्रॉपर्ली फॉलो करना है. देयर इज ऑलरेडी ब्रिज मेड बाय योर आरआईसीसी, यू नीड टू जस्ट आपको कदम बस पोक के रखने हैं प्रॉपर्ली. आप अच्छा काम करोगे, ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपको कॉल बैक आने के. पर जो टेरिटरी में मैं जा रहा था, एक तरह से मैं कहूँगा अनचार्टेड वाटर्स से, कि मतलब हमारे सीनियर्स का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे बहुत कम है अगर क्लैट पीजी देखे, जुडिशरी देखे. सो इफेक्टिवली देयर वाज नो वन टू गाइड मी कि यार कि कैसे इसको अप्रोच करे, क्या नहीं करे. तो आई इनिशियली जस्ट रैंडम सर्च की गूगल वगैरह करा कि कोर्स क्या होता है, क्या चीज़ें होती है. तो वही था कि 4th ईयर के एंड से आई स्टार्टेड डेडिकेटेडली कि मेरे को इसी तरफ जाना है, मेरे को प्रिपेयर करना है. इनिशियली मैंने क्लैट पीजी का प्रिपेयर करने लगा, पर 9th सेम के एंड होते होते आरजीएस का नोटिफिकेशन आया. आई सॉ दैट देयर आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो देयर इज अ गुड चांस
और जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो तो ऑब्वियसली यू आर मच मोर मोटिवेटेड देन अदर पीपल जो और ज्यादा 2-3 अटेम्प्ट लगा चुके हैं होते हैं, और एक इनफ फीलिंग भी होती है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, कि योर फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी प्रूव देमसेल्फ, नाउ इट्स योर टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। तो वही है कि आज ये जो इतना सब हो रहा है, खुशी हो रही है, तो ये मेरा वो टाइम आया जो मेरे फ्रेंड्स का आज से 2-3 साल पहले आ गया था, जब उनको पीपीओ मिला था, वही सारे वेल विशेष पोस्ट वगैरह फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह। तो वो टाइम अब आया। तो बेसिकली यही है कि इस पीरियड से मैंने ये सीधा सीखा कि सबका अपना अपना, देखो आपका सेट एक रूट है। आपका दोस्त कॉर्पोरेट में प्लेस हो गया तो उससे ये नहीं कि आप हताश हो गए, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उसने वो डायरेक्शन चूज करी थी और वहीं पे एफर्ट्स लगाए। आप ये देखिए कि आपके एफर्ट्स की स्टेज तो अब चालू हुई है इफेक्टिवली जब से आप प्रिपेयर करने लगते हैं। तो आपको लेके चलने पड़ेंगे कि आप 4th ईयर में आपने प्रिपरेशन चालू करी तो 5th ईयर तक तो वैसे भी आप कॉलेज में, और इफेक्टिवली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रोसेस होता है प्री मेंस एंड इंटरव्यू इफेक्टिवली 1 साल ले ही लेता है। तो आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि 2 साल लगेंगे कि लगेंगे। पेशेंस इज ए वर्च्यू, की पेशेंस रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट एग्जाम में। डिस्पाइट योर हार्ड वर्क, सब कुछ सारी चीजें एक तरफ है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो वही है कि जब मैंने तैयारी चालू करी 9th सेम से, 9th सेम 10th सेम, उसके बाद फिर एग्जाम्स की स्टेज चालू हुई। 10th सेम में रनिंग में मैंने प्री दे दिया, फिर सितंबर में आते आते मेंस हुआ, फिर नवंबर में इंटरव्यू हुआ। तो इस तरह से शेड्यूल चलता रहा। पर ये कि अफेक्टिवली इतनी चीजें, जब एक बार आप कॉलेज से बाहर निकल जाते हो, इतने सारे एग्जाम्स, क्लैट पीजी हो गया, देन राजस्थान जुडिशरी, यूजीसी नेट, देन दिल्ली जुडिशरी। तो मेरे तो एग्जाम्स इतने ज्यादा चलते रहे कि मेरे पास कभी ये टाइम ही नहीं था कि मैं कभी देख पाऊँ कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मतलब मैं उसमें इतना ज्यादा एंटेंगल्ड हो गया कि मतलब मेरे को कट ऑफ करना पड़ गया, कि मतलब पर्पसफुली एक फोन ऐसा रख रखा था कि जिस पर कॉल्स ही आ सकते थे, बाकी ना मेरे पास कभी व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह था। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया से अफेक्ट होते हो, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो पर्पसफुली आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर लो सोशल मीडिया वगैरह से, कि जिससे आपको पता ही नहीं लगे कि बाकी चल क्या रहा है। सो दैट यू कैन फोकस इन योर लाइफ ओनली, कि अपना पर्सनल लाइफ देखो, मेहनत करो उधर। और ये कि आपके दोस्तों ने मेहनत किया, उनको प्लेसमेंट मिल गया, आपका एक अलग ट्रैक है, आप उस पर मेहनत करो। आप ये मत सोचो कि हाँ वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर्षित, एक मेरे को बहुत एक अच्छी बात आपकी लगी थी, मतलब लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू दिस, इज यू वर वेरी फोकस्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हमें करना क्या। यू हैड अ क्लियर माइंडसेट, ठीक है, एंड देन यू कॉन्सेंट्रेटेड अ लॉट ऑन योर फिटनेस एंड लाइक for all the viewers, he was one of the most fit guys that we had on our campus. He was one of the best cricketers that we had, one of the best badminton players, and he was a proper all-rounder that we had, ठीक है। बट कॉलेज में ऐसा लगता था कि इनके पास एकेडमिक अचीवमेंट्स दिए जो उन्होंने शायद 1.5 साल बाद बहुत ज्यादा प्रूव कर दिए, तो इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। एक चीज जो थी, आप सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं थे, ओके। आई ऑलवेज लाइक आई नेवर रिमेम्बर कि आपका कोई फोटो इंस्टाग्राम पे कभी हम देख लिया हो या कुछ हुआ। नाउ यू कम ऑन सोशल मीडिया एज वेल इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। एक क्या वो उसके आपकी हेल्प हुई कि मतलब आप लोगों को देख ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या मजे कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक अंदर से बुरा भी नहीं लग रहा था, बिकॉज यू वर फोकस्ड ऑन योर गोल ओनली, है ना। तो वो हाँ एक वो तो काफी। है। आप थोड़ा सा डिटैच भी हो गए हो कि जो एक ये शो वर्ल्ड है, जो शोबाजी चल रही है बेसिकली सोशल मीडिया से, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जो अच्छा कंटेंट है वो दूसरी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है ही, और मेरे हिसाब से मैं हार्ड कॉपी में ज्यादा प्रेफर करता था किसी भी कंटेंट को पढ़ना। तो इंटरनेट वाज नॉट समथिंग वेरी इंडिस्पेंसिबल फॉर मी। तो वो वाला सीन नहीं था। और दूसरा, सोशल मीडिया पे आपका मेरे हिसाब से टाइम ही खराब होता है, कि इफेक्टिवली अगर वो आधे एक घंटा आप कितना भी रेस्ट्रिक्ट कर लो अपने आप को आधे घंटे तक, कि भाई मैंने क्लॉक लगा लिया, आधे घंटे बाद ऑटोमेटिकली ऐप शट डाउन हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से आधे घंटे की भी उसकी क्या यूटिलिटी है। आप उस आधे घंटे में अपनी आईज को रेस्ट दो, सो जाओ, जिससे ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाए। वो कंटेंट जो आप इतना, क्योंकि इतना सारा पढ़ना होता है, हम जब एंट्रेंस देने जाते हैं, हम सिंगल लॉ पढ़ के जाते हैं, उसमें इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप देखिए एग्जाम में मेंस के टाइम 4 पेपर लिखने होते हैं आपको, 4 या 5 मेंस के टाइम, 3-3 घंटे के। और उसमें करीब और 9-10 लॉज आ रही होती है। तो मतलब 9-10 लॉ आप पूरी लेके जा रहे हैं और वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मतलब यार, आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए। आप जितना उसको रेस्ट दोगे उतना अच्छा है। पढ़ो, रेस्ट दो, सीधा यही दो काम है। अननेसेसरी चीज लो ही मत। और अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया से आपको फायदा ही हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो परसू कीजिए। मेरे लिए दूसरी चीजें ज्यादा थी कि मेरे को फिटनेस पे, कि मेरे को ये था कि दिन में मैं 1-1.5 घंटा मेरे को फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए निकालना है, क्योंकि वही मेरा अफेक्टिव रिक्रिएशन होता है और उसके बाद मैं और अच्छा पढ़ पाता हूँ। तो मेरा ये था कि जो भी साइड एक्टिविटीज है जो टाइम बेकार कर सकती है, सबको एलिमिनेट करो, और 1.5 घंटा मेरे को इसके लिए सिक्योर करना है फिटनेस के लिए, क्योंकि मेरे शुरुआत से ही रूटीन था। तो मेरे लिए तो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता अगर मैं अपने रूटीन से थोड़ा भी डाइवर्ट हो जाता। तो मैं आई एम श्योर थ्रू आउट दिस होल प्रिपरेशन जर्नी कि मैं अपना रूटीन इफेक्टिवली फॉलो कर लूँ। तो मैं बहुत ही मतलब खुश हुआ जब मेरे रिजल्ट वगैरह सब आए, कि मैंने एटलीस्ट ये सीख लिया कि मैं लाइफ में किसी भी स्टेज पे होऊंगा, मैं ये रूटीन फॉलो कर लूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन कभी हो नहीं सकती। क्योंकि जब मैं कॉलेज से निकला था, लिटरली मेरा दोस्त है आरडीएक्स, उसने कहा था भाई तेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है। कि मैं एक दिन रात को उससे बात कर रहा था, तो थोड़ा प्रेशर में था, एग्जाम वगैरह था, तो उसने बोला यार तू डर क्यों रहा है, तेरे पास होने के लिए कुछ है ही नहीं, यू हैव नथिंग टू शो टू पीपल, तेरे पास होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डरे मत।
तू कुछ भी करेगा तो वो तेरे को मतलब वो तेरे लिस्ट में जोड़ने वाला है। तो मतलब जैसे वो टाइम भी था कि जब Right. आपके दोस्त पर मंथ ₹1,00,000 कमा रहे हैं, वही कमा रहा था, वो अपना बता रहा था तो उसका एक्सपीरियंस वगैरह मेरे को। तो वही बोल रहा था कि यार कोई ज्यादा सोचे मत, कुछ नहीं है होने को, जो कर रहा है कर। बस वो ये थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए कि जो आपको थोड़ा ये जो डिफिकल्ट टाइम्स है नेविगेट करवा दे, बस ये। तो Harshit, very right. But ये मतलब I understand this is really very motivational. But दिस इज ह्यूमन नेचर कि एक ऐसा कुछ पॉइंट्स आते हैं लाइफ में वेर इन यू हिट एन ऑल टाइम लो इन योर लाइफ कि यार मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। जनरली जैसे ये लॉकडाउन वगैरह जो हो गया, सारे एग्जाम्स ही पोस्टपोन हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी आ गए हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर रियली अनसर्टेन एज टू व्हाट टू डू, कहाँ जा रहे हैं वो। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था? अगर ऐसा हुआ था तो हाउ डिड यू डील विद इट? हु वर द पीपल दैट वर विद यू व्हाइल यू वर डीलिंग विद इट? समथिंग वी वुड लाइक टू नो। यार बहुत ही, ये तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सल है कि ये सबके साथ ही होता है। अगर कोई क्लेम करता है आगे कि देयर वर नो लॉस इन माय लाइफ, तो बेसिकली झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती। लॉस आते ही आते हैं और वो आपको कुछ नया ही सिखाते हैं। जैसे कि मेरा क्लैट 2019 में 15 रैंक आया, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि उसके उस साल ये हुआ कि ONGC की करीब 6-7 पोस्ट थी, तो उनने फॉर्म्स क्या क्लैट के रिजल्ट से पहले फिलअप करवा लिए थे। तो मैं थोड़ा इग्नोरेंट था, मैं RGS की तैयारी में लगा हुआ था, तो मेरे से वो फॉर्म्स फिल करना छूट गए। तो मेरे को कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो उस साल मेरे अच्छे चांसेस थे कि मैं ONGC में प्लेस हो जाता। एक बहुत अच्छा PSU था और बहुत ही मतलब अपना उस टाइम मेरा करियर चालू हो गया होता। तो वो एक थोड़ा सा वो थोड़ा सा झटका लगा कि यार ये एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी चली गई। और सिंस मैं क्रिमिनल लॉ ऑनर्स था, तो मेरे पास कॉर्पोरेट में जाने का तो स्कोप ही नहीं था। मेरा ऑनर्स ही ऐसा था कि वो मेरे को हेल्प नहीं करने वाला था। दूसरी चीज क्या हुई, फिर RGS का आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है, फिर आपका मैंने साइड बाई साइड LLM भी डाल दिया था। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रही थी चीजें, थोड़ा प्रिपरेशन का भी टाइम कम मिल रहा था। तो ये लग रहा था कि क्या LLM डाल के मैंने सही किया, तो उस पर सोचना। पर फिर नेट का एग्जाम दिया, तो थोड़ा आप अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहते हैं ना, जो जो आपके लोज आते हैं लाइफ में, तो आपको थोड़ा उससे डील करने का एक थोड़ी पावर मिल जाती है कि चलो ठीक है, मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ उसका रिजल्ट आ रहा है। फिर दिल्ली का प्री हुआ, दिल्ली का मेंस हुआ, पर मेन थोड़ा लो जब आया कि दिल्ली का इंटरव्यू क्या बार बार पोस्टपोन हो जा रहा था। तो उससे क्या, मैं अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको, तैयारी को एक वो सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहा था कि यार मेरे को कहाँ फोकस, किस स्टेट पे फोकस करना है। क्योंकि बेसिकली आप जब भी जुडिशरी प्रिपरेशन करते हो, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स है, तो 3-4 स्टेट हमेशा सब टारगेट करते, कोई भी एक सिंगल स्टेट पे रिलाय नहीं करते। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यू नेवर नो आप किस स्टेट में सेलेक्ट हो जाओ। ऑल दो सबकी प्रेफरेंस अपना होम स्टेट ही रहती है जनरली, होम स्टेट या फिर दिल्ली। दिल्ली सब लोग जाना, तो होम स्टेट रहती है। तो वो ये रहता है कि जहाँ भी एक बार सेलेक्ट हो जाए, एक बार लो आप, फिर आप अपना होम स्टेट का देते रहो। तो दिल्ली का कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। फिर इस कोविड के चक्कर में मेरा RGS का रिजल्ट भी लटका हुआ था। जो मेरी रिवीजन होके जो मेरिट लिस्ट बननी थी, वो इस चक्कर में लटकी हुई थी, क्योंकि प्रोसेस ही वो चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कोविड वाला टाइम था, तो मतलब बहुत ही लो फीलिंग वाला था, क्योंकि कुछ भी आपको नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है एग्जाम्स वगैरह का। तो मैंने उसका एक ही तरीका ढूंढा कि सिंस मेरा नेट निकल गया था, तो मैंने देखा कि थोड़ा अकेडमिकली थोड़ा मैं अपने आप को साउंड बना लूँ, कि जिससे मेरे फर्दर इसमें मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहूँ तो हो जाए। तो मैंने थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह और रिसर्च पेपर लिखना चालू किया, क्योंकि मेरी तैयारी चल रही थी, मैं मल्टीपल रिविजन्स कर चुका था। तो थोड़ी बोरियत आ रही थी उससे मेरे को। तो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट मैं ऐसा हूँ कि थोड़ा मोटिवेशन ओरिएंटेड हूँ। अगर आप मेरे को मोटिवेटेड करेंगे, तो मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड मोटिवेट करेगा मेरे को, तो मैं उसकी तरफ ड्रिवन हो जाता हूँ। तो मैं ये पेपर्स वगैरह ब्लॉग्स वगैरह लिखने लगा, और अफेक्टिवली मतलब जाने अनजाने में कई आप अच्छी चीजें कर जाते हो कि वो मेरे को फर्दर PhD में फायदा देगी। कि मैं अपने पेरेंट कॉलेज एनएलई जोधपुर में सेलेक्ट हो गया PhD के लिए। कि मतलब बहुत ही मुश्किल होती है, ऑल इंडिया 6 सीट थी, पर वेरी राइट। इसलिए एकेडमिक क्रेडेंशियल्स मैंने इतने 1-1.5 साल में अच्छे कर लिए। दूसरा, आपका UG के टाइम भी एक अच्छा, थोड़ा अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड था, फिर आपकी पब्लिकेशन भी हो गई। तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही वेइंग फैक्टर था बोर्ड के सामने कि भी हाँ, कि ये अच्छा कर लेगा मतलब यहाँ से PhD। क्योंकि PhD करना वहाँ से एक बहुत ही टास्किंग चीज है, मतलब बहुत ही ज्यादा टैक्सिंग है, कि बहुत ज्यादा फास्ट चलती है। तो वही है कि आपने लॉज से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को एंगेज रखिए काम में। आप उसको थॉट्स को ज्यादा आने ही मत दीजिए। कई लोगों की आदत होती है प्रोक्रास्टिनेट करने की, तो वो नहीं करना। आप अपने काम में एंगेज रहिए। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तो आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी में लग जाइए। किसी को फिटनेस करने की चाहे फिटनेस कीजिए, गिटार बजाना है, म्यूजिक करना है, जो भी करना है, खेलना है। तो वही है तरीका। लो सबको आते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, सबके अलग अलग सोर्सेज होते हैं लो आने के। किसी के एक्सटर्नल होता है, किसी के इंटरनल होता है। तो वो आप डील करना आपके ऊपर ही है, और वो सबके साथ होता है। ऐसा मतलब कि कोई दूसरे के साथ नहीं हो रहा हो, सबके वेरी साथ राइट। होता है। वो डील करना उसको इफेक्टिवली। हर्षित, और एक और इस सेशन का मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यू आर ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ वेरी गुड बुक फॉर द एस्पिरेंट्स। सो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा और सब व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि वो बुक्स किस लिए है एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस इन आवर प्रिपरेशन अहेड।
तो जैसा कि अपना 2019 का पैटर्न था जो यूजी और पीजी का, वो बेसिकली बुक पीजी के लिए है, क्योंकि यूजी पे अब मेरा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है नहीं। हम आज से 6-7 साल पहले यूजी दिए थे, तो वो भूल चुके हैं पूरी तरह से। Right. तो वो ये कि पीजी रिसेंटली मैंने क्लियर किया, और मैंने फायदा ये हुआ कि मैंने 2019 का भी दिया, और जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ ऑन द न्यू पैटर्न मैंने 2020 का भी दिया। मेरे को उससे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई जॉब लगने वाली है इससे, कि मेरे को जैसे एक नया पैटर्न देखना था कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते, तो मैंने दिया और फाइनली एक अच्छी रैंक सिक्योर हो गई। तो उसके बेसिस पे फिर मैंने क्या, मार्केट में जब मैं 2020 वाले पैटर्न पे तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा कि बुक्स वर लेकिंग, उस पे जो जिस हिसाब से कंसोर्टियम ने पैटर्न बनाया है, तो उस पर अफेक्टिव मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो उनका क्या हो गया कि अब वो एक पैसेज दे रहे हैं कोई भी जजमेंट वगैरह का, एंड देन दे आर आस्किंग सम 10 रैंडम क्वेश्चंस उससे रिलेटेड की जो उसके बिल्कुल डेप्थ में चल जा रहे हैं, बिल्कुल बाल की खाल खींचने वाली बात होती है। कि जैसे प्रिवेसी का जो उनने एक पैसेज दिया, फिर वो पुराने केसेस से चालू कर दी, लाइन ऑफ केसेस को ट्रेस करने की, पहली बार किस केस में पहली बार प्रिवेसी का कुछ थोड़ा सा जिक्र हुआ था, फिर फर्दर किस केस में उसको अपेल्ड किया, या फिर डिसेंटिंग ओपिनियन आया, तो जस्ट लाइक दैट कि कभी कोई प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन हुआ आर्टिकल 21 का। तो मेरी बुक जो आ रही है, जैसे कल लॉन्च हो रही है, तो वो बेसिकली इनने क्या बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी जो लीगल है उस पर हैवीली फोकस हो गया है पेपर। टॉपिक ऐसा होगा कुछ बर्निंग सा टॉपिक अभी का, फिर उसकी बाल की खाल खींची जाएगी, उसका प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या चल रही है, और उसका पास्ट क्या है। तो मैंने कुछ ही जो मेरे को मेरी समझ से जो टॉपिक्स आज की डेट में रेलेवेंट लगे, जो भी लॉज क्लैट पीजी का एग्जाम कवर कर रहा है 9-10 लॉज उसके ऊपर, तो मैंने उनका वही किया है कि बेसिकली टॉपिक को एक्सप्लेन किया, देन आई हैव प्रोवाइडेड ए, मतलब केसेस बहुत ज्यादा उसमें हैवीली डेल्ट ऑन केसेस, पुराने केसेस कौन से हैं, फिर मिडाइवल पीरियड में कौन सा है, फिर अभी नए में कौन से चल रहे हैं, स्पेशली जो नए क्या चल रहे हैं, और उनमें मेन ऑपरेटिव पार्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी है। तो बेसिकली उस चीज से फिर लैंडमार्क केसेस का एक पूरा सा अलग सा चैप्टर है, जिसमें आप पुराने सारे लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल के केसेस है, जो आप एकदम रेडी रिकॉर्नर टाइप हो गई आपके लिए कि लास्ट मिनट सप्लीमेंट्री रीडिंग है बेसिकली। आपने वंस यू हैव मेड योर बेस, देन मेरे हिसाब से अगर आप ये रीड करेंगे तो आपके चांसेस अच्छे हैं कि आप अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए, क्योंकि Okay. स्टैटिक Yeah. काम नहीं होगा। स्टैटिक पार्ट मैंने पढ़ा था पिछली बार, मेरे को बहुत लग रहा था चांसेस कि मैं 110 स्कोर कर लूंगा, क्योंकि आई वाज प्रीटी श्योर कि 2019 का जो मेरा पोर्शन है वो अच्छे से मेरा कवर्ड है। पर 2020 का मतलब ये जो पैटर्न इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, तो आपको मतलब जो भी रिसेंट टॉपिक्स है उन पर तो एक अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। तो बेसिकली वही प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आप स्टैटिक पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से समझ में आएगी आपको चीजें। Okay, I'm pretty sure that it's going to be very, very helpful for all the aspirants, and I hope that everybody at least try and look into this book and help themselves. And also, Harshit is these days very active on LinkedIn, and he's been actually sending and in fact uploading a lot of important things that you should do and not do while preparing. So we have attached the link of Harshit's LinkedIn ID in the description box. You can go have a look, follow him, and see how you can stay motivated like he did all through his preparation. So that's it about the first session. Harshit, thank you so much for giving so much time to us, and this was extremely motivating for everybody. And we'll again start with the second session, and the second session will be on the content of what you did for CLAT PG 2019 as well as for judiciary. Thank you so much for giving in time, and thank you so much everybody for watching this session. Thank you so much.